नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, हम फिर से हाजिर हैं मुंबई और महाराष्ट्र की बड़ी खबर के साथ में। और इस बार जो बड़ी खबर निकली है वो निकली है अमित शाह के एक इंटरव्यू से। जी हाँ, उन्होंने एक अंग्रेजी दैनिक को इंटरव्यू दिया है और क्या कुछ कहा है अमित शाह ने कहा है कि जो शिवसेना के साथ जो उनका गठबंधन था और वो जो टूटा है उसका सीधा सीधा जिम्मेदार जो उन्होंने शरद पवार को ठहराया है कि शरद पवार की वजह से हमारा अलायंस टूटा है। और कहा है कि जिन लोगों ने इसे शुरू किया था वही इसे खत्म करेंगे, यानी अपने ऊपर कुछ भी लेने से जो है साफ मना कर दिया है। सभी को पता है कि 2019 में बीजेपी और शिवसेना साथ लड़ी थी और क्या हुआ था उसके बाद। फिर साल 2022 में किस तरह शिवसेना टूटी और फिर बीजेपी की सरकार बनी अलायंस पार्टियों के साथ में, ये भी सभी जानते हैं। अब बात यहाँ ये अटकी है कि क्या 2024 में बीजेपी वापस सरकार बनाने जा रही है, महाराष्ट्र का क्या इसमें योगदान होगा, और साथ ही साथ जो शिवसेना टूटी थी उस टूटने की आवाज जो है वो 2024 में अभी तक गूंज रही है। और इसी का उदाहरण है कि अभी भी चाहे वो शरद पवार हो, एकनाथ शिंदे हो या अमित शाह हो, इंटरव्यू में हमेशा शिवसेना को जो टूटी थी उसकी बात निकल ही जाती है। अभी हाल ही में एक अमित शाह ने इंटरव्यू दिया है और कहा है कि शिवसेना जो है उनकी पार्टी रही है, अलायंस पार्टी, और उद्धव ठाकरे उनके मित्र रहे हैं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं क्योंकि अभी तक तो हमलावर थी बीजेपी शिवसेना पर, और प्रधानमंत्री जब आए थे तो उन्होंने नकली शिवसेना और नकली संतान तक कह डाला, काफी कुछ कह डाला। अब ऐसे अमित शाह जो है वो कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे हमारे मित्र हैं और रहे हैं, और उसके बाद जो है हमारी अलायंस पार्टी थी और जो टूटी है वो शरद पवार की वजह से टूटी है। शरद पवार पर जो है ये ठीकरा अमित शाह ने फोड़ा है। मैं आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले ही एकनाथ शिंदे जो है उन्होंने भी एक इंटरव्यू दिया था और शिवसेना टूटने के बाद उन्होंने भी कई सारी बातें कही थी, जिनमें से एक बात ये भी थी कि एकनाथ शिंदे ने कहा था कि वो इसलिए अलग हुए थे क्योंकि उद्धव ठाकरे ने कहा था कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो सीएम कोई कार्यकर्ता बनेगा, और उसके बाद वो खुद सीएम बन बैठे और तमाम जो है उसके बाद अपने बेटे को आगे कर रहे थे और ये सब तमाम बातें हुई। और एकनाथ शिंदे जो थे उन्होंने कहा था कि उद्धव ठाकरे की वजह से जो है वो शिवसेना से अलग हुए थे। और यहाँ अमित शाह जो है वो कह रहे हैं कि शरद पवार ने जो है उनकी अलायंस जो थी शिवसेना उससे जो तोड़ने का कारण था वो शरद पवार बने थे। तो ये जो बयान है 2024 के इलेक्शन में काफी ज्यादा जो है वो पॉपुलर हो रहे हैं और घूम फिर करके जो है सामने वो आ रहे हैं। और वहीं उसके उलट जो है उद्धव ठाकरे की तरफ से संजय राउत कई बार ये कह चुके हैं कि जिनको बिकना था, जिनको जाना था वो गए, जिनको सत्ता बनानी थी, धोखा देना था शिवसेना को, वो गए। और जो शिवसेना के साथ खड़े थे, जो यूबीटी ग्रुप की शिवसेना है और जो पार्टी के साथ खड़े हैं, पार्टी के अस्मिता के साथ खड़े हैं, वो आज भी खड़े हैं और जिसमें से अपना नाम भी उन्होंने बताया। तो कुल मिलाकर के जो है शिवसेना के टूटने की बात जो है वो अभी भी चल रही है, अभी भी घट रही है। और ये जो है लगातार अमित शाह जो बयान दिया, उन्होंने जो इंटरव्यू दिया, उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि उद्धव ठाकरे को अपने दोस्त बता रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि डायरेक्टली जो है उद्धव ठाकरे पर या यूबीटी पर उन्होंने कोई निशाना ऐसे साधा नहीं है इंटरव्यू में जो हमने पढ़ा है, लेकिन शरद पवार पर जो है उन्होंने निशाना साधा है। तो क्या ये आने वाले समय में जो समीकरण बदलने वाले हैं, क्या उसकी तरफ एक इशारा भी है? क्योंकि इसी इंटरव्यू में जब आगे पूछा गया कि क्या वो उद्धव ठाकरे को अपने साथ जो है वो जोड़ेंगे, क्या यूबीटी ग्रुप के साथ वो वापस जाएंगे, इस पर अमित शाह ने जो है डायरेक्टली कुछ नहीं बोला, लेकिन इतना जरूर बोला कि शिवसेना हमारी अलायंस पार्टी है और महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक है। इस तरीके की जो बात है अमित शाह ने कही है डायरेक्टली। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने कहा था कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाने वाले, चाहे कुछ भी हो जाए, ये 100% जो है श्योर बात है, उसी तरीके से अमित शाह ने डायरेक्टली या श्योर कोई बात नहीं कही है कि क्या वो उद्धव ठाकरे के साथ जाएंगे, क्या वापस से जो गठबंधन बनेगा, या अगर जरूरत पड़ती है तो क्या उद्धव ठाकरे उनके साथ आएंगे। इस पर कुछ भी क्लियर अमित शाह ने नहीं कहा है। जो उनका बयान है उनका बयान समझने की कोशिश करते हैं। पूछा गया क्लियर कि क्या उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी को वो साथ में लेंगे सरकार बनाने के लिए, क्या वो वापसी करेंगे, इस पर उन्होंने कहा कि हम शिवसेना के साथ हमारा अलायंस है और महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक है। अब ये जो लाइन है ये किस तरफ इशारा करती है? क्या 4 जून के बाद जब रिजल्ट आएंगे तो क्या कुछ खेला होने वाला है महाराष्ट्र में? और इस तरीके के जो बयान है वो दिखाते हैं कि अभी भी महाराष्ट्र में पिक्चर बाकी है और काफी कुछ होने वाला है। वही बात करें तो अमित शाह ने कहा है कि उनकी जो बहुमत है वो ऑलरेडी आखिरी चरण से पहले ही जो है वो सरकार बना रहे हैं। 300 से ज्यादा जो सीटें वो जीत चुके हैं और आखिरी चरण के साथ ही बता रहे हैं कि उनका इरादा 400 पार जाने का है। ये तमाम बातें जो है अमित शाह ने इस इंटरव्यू में कही है। अब आते हैं कि महाराष्ट्र में स्थिति क्या दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं
और चुनाव के बीच में जो हमने कवरेज की उसको देखते हुए यही समझ में आ रहा है कि बीजेपी जो है वो उसकी हालत जो है महाराष्ट्र में उतनी बेहतर नहीं है जितना वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर 300 के ऊपर बीजेपी जा रही है तो उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां पर उन्हें सबसे ज्यादा सीटें हैं और वहां से बड़ी सीटें निकाल के लेनी पड़ेंगी, तब जाकर के वो 300 के ऊपर का आंकड़ा दावा कर रहे हैं अमित शाह वो पहुंचेंगे। लेकिन महाराष्ट्र की जो वोटों की जो राजनीति है, जो वोटिंग हुई है, उसको देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कि महाराष्ट्र से बहुत ज्यादा मदद बीजेपी को मिलने वाली है। वहीं जानकार बता रहे हैं कि राजस्थान और हरियाणा में भी कांग्रेस जो है पिछली बार की तुलना में ज्यादा सीटें निकालने वाली है। और साथ ही साथ जो साउथ के जो आंध्रा के जो इलाके हैं, तमिलनाडु के जो इलाके हैं, इधर जो सीटें हैं वहां से बीजेपी को बहुत ज्यादा कुछ भी फायदा होता दिख नहीं रहा है। तो ऐसे में कैसे जो है वो 350 की सीट की बात हो रही है, ये थोड़ा सा समझ से परे है। हालांकि 4 जून को सब कुछ क्लियर तो ऐसे हो ही जाएगा, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति से अगर हम देखें यहाँ की पृष्ठभूमि में क्या कुछ है तो यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मुश्किल है बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा सीटें निकाल पाना। और कम से कम 28 से 30 सीटों का नुकसान जो है वो 48 में से होता दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र में। अब अमित शाह ने किस कैलकुलेशन के हिसाब से ये सब तमाम बातें कही हैं वो तो अमित शाह जाने, लेकिन जो यहाँ पर जिस तरीके से वोटों को लेकर के जो है, जो सीटों को लेकर के जो वादे किए गए हैं, जो जिससे शरद पवार ने कहा कि इस बार जो है वो भारी नुकसान महाराष्ट्र को होने वाला है, उन्होंने अपने आकलन से 2-3 दिन पहले जो है वो एक इंटरव्यू में बताया था। वहीं संजय राउत ने भी कहा था कि इस बार बीजेपी 220 सीटों से ज्यादा ऊपर नहीं जा रही है और सबसे ज्यादा नुकसान उन्हें महाराष्ट्र में होने वाला है। तो उन्होंने भी अपने आकलन के हिसाब से ये बताया था। अब एक तरफ बीजेपी ये दावा कर रही है कि हम 300 के ऊपर जा चुके हैं और वहीं एक तरफ विपक्ष दावा कर रहा है कि बीजेपी को जो भारी नुकसान होने वाला है सीटों का, उनमें से महाराष्ट्र जो है वो सबसे ज्यादा जो है सीटों का नुकसान करेगा। और अब ऐसे में जो है परिस्थिति ये निकल रही है कि बीजेपी भी कहीं ना कहीं जान रही है कि 4 जून के बाद महाराष्ट्र में अलायंस को बदलने की स्थिति हो सकती है, महाराष्ट्र में अलायंस बढ़ाने की स्थिति बन सकती है और साथ ही साथ पुराने जो दोस्त हैं उनके साथ जाने की स्थिति भी बन सकती है। और शायद इसीलिए अमित शाह ने अपने इस बयान में खुलकर उद्धव ठाकरे का कोई विरोध नहीं किया है। साथ ही साथ जब पूछा गया कि क्या वो उद्धव ठाकरे के साथ जा सकते हैं या उनसे कोई बातचीत या जो शिवसेना के अलायंस थे, उनके दोस्त थे, क्या वो वापस उद्धव ठाकरे अपने पार्टी में मिलाएंगे, तो इन तमाम बातों पर अमित शाह ने क्लियरली कुछ नहीं बोला। सीधा ये लाइन बोला है कि महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ हमारा अलायंस है और वहां सब कुछ ठीक ठाक है। तो ये अपने आप में काफी बड़ा बयान है और आप देखना होगा कि ये जो तमाम बातें जो दावा किए गए अमित शाह की तरफ से उसमें कितना वो खरे उतरते हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें क्या जो अपोजिशन है वो ज्यादा खरी बात कर रही है, उनका कैलकुलेशन सही बैठेगा, या आपको लगता है कि जैसे अमित शाह जो दावा कर रहे हैं वो सही निकलेगा, तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि आपके दिमाग में महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर के क्या कुछ चल रहा है। और आप भी अपने जो ओपिनियन है वो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में, जो कुछ बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है और क्या कुछ नेता एक दूसरे के बारे में कह रहे हैं उसका भी विश्लेषण और आकलन करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।